गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ बीम्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसी बीम रिजल्ट्स इन। ए ऑप्शन था रिडक्शन इन डेप्थ, बी इंक्रीज इन डेप्थ, सी नो चेंज इन डेप्थ, डी इंक्रीज इन विड्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, जो एक्स यू लिमिट की वैल्यू है, एक्स यू लिमिट 0.53 डी फॉर एफ 250, 0.48 डी फॉर एफ 415, 0.46 डी फॉर एफ 500। अगर एक्स यू लिमिट की वैल्यू हम कांस्टेंट ले लें, सपोज दैट अगर ये वैल्यू 100 मीटर है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू देखते हैं। अगर एफ 250 के लिए देखें तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.53, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 188.68 मीटर। सेम अगर 415 के लिए देखें तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डी की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 0.48, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 208.33 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हाई स्ट्रेंथ यानी Fe415 स्टील हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में डी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील को हम यूज़ करेंगे तो जो डेप्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। ए है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, बी है सेकेंड मॉडुलस, सी है टेंजेंट मॉडुलस, डी है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिफ्लेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन फॉर आरसी मेंबर इज ड्यू टू। ए है डेड लोड ओनली, बी है डेड लोड प्लस लाइव लोड, सी है डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन आता है, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ये होता है ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस परमानेंटली अटैच्ड लोड। और अगर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की बात की जाए तो जो लॉन्ग टर्म की जो भी वैल्यूज है वो वेरी करती है, या फिर ये डिपेंड करती है क्रीप एंड श्रिंकेज। ये दोनों फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, देन रिलेशन बिटवीन मीन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज। ए है मीन स्ट्रेंथ माइनस 0.165 एस, बी है मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 एस, सी है मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.65 एस, डी है मीन स्ट्रेंथ। तो जो एफ सी के और मीन स्ट्रेंथ यानी एफ वाई में जो रिलेशन होता है, अगर मीन स्ट्रेंथ को एफ एम से डिनोट करते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है उसको एफ सी के से डिनोट करते हैं, तो इसमें रिलेशन आता है 1.65 सिग्मा। यहाँ एस से डिनोट किया है इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये रिलेशन होता है, ये वैलिड होता है जब 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो उस कंडीशन पे जो मीन स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ के इक्वल होगा।
तो ये ध्यान रखना है, अगर ओनली 5% टेस्ट रिजल्ट्स फॉल हो रहे हैं उस केस में जो FCK है और FM है उसमें ये रिलेशन होगा। और अगर 50% या 5% से अबव जैसे 10% है या फिर 25% है तो उस केस में इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है जो मीन स्ट्रेंथ आती है वो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ की इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, मीन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए RC beam is subjected to following bending moments. Dead load is equal to 20 kilonewton meter, live load is equal to 30 kilonewton meter, seismic load is equal to 10 kilonewton meter. The design bending moment for LSM of collapse is, जो दिया हुआ है यहाँ पे डेड लोड इज इक्वल टू 20, यानी डेड लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, डेड लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू है 20 किलोन्यूटन मीटर। लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, इसकी वैल्यू है 30 किलोन्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेस्मिक या फिर अर्थक्वेक लोड, इसकी वजह से जो लोड आ रहा है जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू है 10 किलोन्यूटन मीटर। यहाँ से हमें डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बताना है LSM में कोलैप्स की वजह से। जो LSM है, एक तो LSM कोलैप्स होता है और एक लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। तो दोनों में जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का चेक करेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड एंड लाइव लोड को कंसिडर किया जाता है। तो उस केस में इसके लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1.5। फिर डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड के लिए देखें तो इस केस में भी जो वैल्यू आती है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होती है। इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो डेड लोड है उसके लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 0.9 है एंड 1.5 होता है अर्थक्वेक लोड के लिए। थर्ड इसमें जो कंडीशन आ सकती है वो है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या सेस्मिक लोड, और इनके लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं वो होता है 1.2। इन सब में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में देखिए डेड लोड की वैल्यू है 20, लाइव लोड की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 75 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से अगर हम डेड लोड और अर्थक्वेक लोड के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 + 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगी 45 किलो न्यूटन मीटर। और जब हम इसका फैक्टर डेड लोड का फैक्टर 0.9 लेंगे तो वो इससे भी कम आएगी। इसी तरीके से अगर तीनों का कॉम्बिनेशन देखें, डेड लोड, लाइव लोड एंड जो अर्थक्वेक लोड है, इनकी कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो वो होगा 20 + 30 + 10 मल्टीप्लाई बाई 1.2, यानी यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो है 72 किलो न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 4 वैल्यूज़ आ गई है, 75 किलो न्यूटन मीटर, 45 किलो न्यूटन मीटर। जब डेड लोड का फैक्टर 0.9 लेंगे तो इससे भी कोई कम वैल्यू आएगी, सपोज 42 पॉइंट जो भी आएगा। थर्ड है वो तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है 72 किलो न्यूटन मीटर। तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेंडिंग मोमेंट की वो क्या होगा, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 75 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शंस गिवन थे, ए ऑप्शन था 60 किलो न्यूटन मीटर, बी था 75 किलो न्यूटन मीटर, सी है 72 किलो न्यूटन मीटर, डी है 80 किलो न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी 75 किलो न्यूटन मीटर। ये तो कोलैप्स के लिए है। अगर इसी तरीके से सर्विसिबिलिटी के लिए पूछा जाता
तो उस केस में क्या है, इसके पार्शियली सेफ्टी फैक्टर अगर डेड लोड और लाइव लोड का लेंगे तो 1 आ जाता। इसी तरीके से डेड लोड और जो अर्थक्वेक लोड है उसके लिए भी 1 नहीं होता है फैक्टर, और तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उस केस में ये वैल्यू आ जाती है 0.8। तो इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करते, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर द मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज ए है 3.5 मीटर, बी है 4 मीटर, सी है 4.5 मीटर एंड डी है 5 मीटर। कैंटिलीवर बीम के लिए स्पान टू डेप्थ रेशियो जैसे हम जानते हैं वैल्यू होती है तो कैंटिलीवर के बीम के केस में स्पान टू डेप्थ रेशियो जो आता है वो होगा 7 फॉर कैंटिलीवर। डेप्थ है यहाँ पे, ये होती है इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी। अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो ये 20 होती है, कंटिन्यूस के केस में ये वैल्यू 26 होती है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कैंटिलीवर बीम गिवन है और इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू यानी डी की वैल्यू है 0.5 मीटर गिवन है। तो इससे हम स्पान कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पान आएगा वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी 7.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील इज ए है 140 MPa, बी है 190 MPa, सी है 230 MPa, डी है 260 MPa। अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस की बात की गई है यानी वर्किंग स्ट्रेस में पूछा गया है। देखिए अगर WSM में बात की जाती है तो एक तो होता है अलाउेबल वैल्यू फॉर स्ट्रेस या फिर लोड, दूसरा इसमें होता है परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल या फिर वर्किंग स्ट्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर रहा है, अलाउेबल, परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस, तो इसका मतलब ये WSM के लिए बात की जा रही है। WSM में अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील वो आता है 1.78, जो अप्रोक्सीमेटली हम यूज करते हैं 1.8। ऐसे ही कंक्रीट के लिए बात की जाए तो कंक्रीट के लिए ये वैल्यू होती है 3। और जो भी हम परमिसिबल या फिर वर्किंग स्ट्रेस या फिर अलाउेबल स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है अपने पास में यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस को जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रेस आता है वो होता है अलाउेबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील के लिए पूछा गया है यानी 415 Fe 415 के लिए पूछा गया है। तो Fe 415 के लिए जो यील्ड स्ट्रेस आएगा वो होगा यहाँ पर 415, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.8 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 230 MPa। अगर Fe 250 के लिए बात की जाती है Fe 250 तो इस केस में देखिए 250 डिवाइडेड बाई 1.8 तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो 137 पॉइंट समथिंग होता है। तो उसको हम क्या है दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो 130 MPa और एक 140 MPa। जो 140 MPa है वो हम यूज़ करते हैं, जो बार हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायमीटर है वो 20 mm तक है और अगर बार का डायमीटर 20 mm से ज़्यादा है तो उस केस में
जो परमिसिबल स्ट्रेस आएगा Fe250 के लिए वो होगा 130 MPa, और अगर 20 mm से कम है तो उस केस में होगा 140 MPa। ये भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि अगर 40 mm की रेनफोर्समेंट बार है तो माइल्ड स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या आएगा, तो उस केस में वैल्यू होगी 130 MPa। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब कैन बी एलिमिनेट बाय पुटिंग ए है कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू टेंशन स्टील, बी है कंप्रेसिव स्टील मोर देन टेंसाइल स्टील, सी है कंप्रेसिव स्टील लेस देन टेंसाइल स्टील, डी है कंप्रेसिव स्टील 25% ग्रेटर देन टेंसाइल स्टील। तो जो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन आता है किसी भी बीम में या स्लैब में, वो आता है कि जो हम कंप्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इक्वल नहीं होती। उस केस में क्या है, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। तो अगर हम कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू टेंसाइल स्टील पुट कर दें किसी भी बीम सेक्शन में या फिर स्लैब में, तो उस केस से, इस कंडीशन से हम क्या है, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू टेंसर स्टील। Next question is, a simply supported rectangular beam of span 20 meter is subjected to UDL. The minimum effective depth required to check deflection of this beam when modification factor for tension and compression are 0.9 and 1.1 respectively will be। देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बात की जा रही है। तो जो स्पान टू डेप्थ रेशियो होता है, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ, इनकी जो वैल्यू आती है वो होती है 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये वैल्यू होती है अप टू स्पान 10 मीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और जो फैक्टर हम यूज़ करते हैं वो होता है 20 × 10 अपॉन स्पान, यही करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी होती है, अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें गिवन नहीं था, तो हम जनरली ये वैल्यू होती है, ये क्राइटेरिया IS कोड के अकॉर्डिंग है। बट अगर क्वेश्चन में कभी भी मॉडिफिकेशन फैक्टर गिवन है टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील के लिए, तो उस केस में क्या है, उसको हम KC एंड KT इनसे मल्टीप्लाई कर देते। KC क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेसिव स्टील, एंड KT क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन स्टील। तो देखिए यहाँ से हमें जो कैलकुलेट करना है, डेप्थ कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो इफेक्टिव डेप्थ देखिए क्या आ जाएगा, स्पान है, स्पान 20 मीटर गिवन है, यानी 10 मीटर से ज़्यादा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसमें भी क्या आ जाएगा, KC × KT, क्योंकि मॉडिफिकेशन फैक्टर गिवन है। अगर गिवन नहीं होते तो उस केस में 20 × 10 अपॉन स्पान इसका फॉर्मूला होता। तो यहाँ से देखिए इफेक्टिव डेप्थ स्पान 20 मीटर अपॉन 20 × 10 अपॉन जो स्पान है वो 20 है। यहाँ से KC और KT की वैल्यू हमें गिवन है, KT की वैल्यू है 0.9 एंड यहाँ वैल्यू है 1.1, KT की वैल्यू है 1.1। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 0.9 × 1.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आ गई 2 मीटर। तो जो ऑप्शन गिवन थे, ए था
2 मीटर, बी है 1.8 मीटर, सी है 1.3 मीटर, डी है 1 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द reinforcement for tension when required in member shall consist of, ए ऑप्शन है ओनली longitudinal reinforcement in tension zone, बी है ओनली longitudinal reinforcement in compression zone, सी है both longitudinal and transverse reinforcement, डी है all of these। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, कि अगर टेंशन रेनफोर्समेंट ओनली प्रोवाइड करवाना है तो उस केस में हम ओनली टेंशन जोन में ही लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम क्लियर कवर फॉर मेन रेनफोर्समेंट इन स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ए ऑप्शन है 20, 25, 40, 50, बी ऑप्शन है 5, 15, 25, 50, सी है 15, 25, 40, 75, डी है नन। तो जो IS 456/2000 है उसके अकॉर्डिंग जो कवर की वैल्यू है वो एक तो गिवन है, जो एक्सपोजर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, जो कि हम जो भी लास्ट लेक्चर हुए हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग, और एक्सपोजर कंडीशन में क्या था, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर एंड एक्सट्रीम। और इनके लिए जब कवर हम यूज़ कर रहे थे वो है 20 mm, 30, 45, 50 एंड 75 mm। और अगर कोई स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स गिवन है तो उस केस में IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm एंड फुटिंग के लिए 50 mm। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए RCC beam of 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel. The limiting moment capacity of this beam for M20 grade of concrete is, A है 47.88 किलोन्यूटन मीटर, B है 53.28 किलोन्यूटन मीटर, C है 49.68 किलोन्यूटन मीटर, D है नन ऑफ दीज। तो जो लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू आती है ये भी हम जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो वैल्यूज है वो जिस तरीके से एक्सिव लिमिट की वैल्यू होती है, एक्सिव लिमिट की वैल्यू है अपॉन डी के लिए जो वैल्यू है 0.53, 0.48, 0.46, इसी तरीके से जो MU लिमिट की वैल्यू गिवन है वो है 0.148 FCK BD स्क्वायर। इसके लिए वैल्यू आती है 0.138 FCK BD स्क्वायर और इसकी वैल्यू आती है 0.133 FCK BD स्क्वायर। तो ये लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर एग्ज़ाम में कभी ये भी पूछ लिया जाए कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो ओनली डिपेंड करती है कि स्टील की ग्रेड और डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। और अगर बात की जाए कि जो MU लिमिट की वैल्यू आती है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करती है एंड कंक्रीट ग्रेड पे भी डिपेंड करती है, प्लस जो डायमेंशन है B एंड D इन पे भी डिपेंड करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है FE, ये FE 250 के लिए, FE 415 के लिए, FE 500 के लिए, FE 415 के लिए पूछा गया है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, MU लिमिट की वैल्यू 0.138 FCK
बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ सी के की वैल्यू 20, M20 कंक्रीट ग्रेड गिवन है, यानी एफ सी के इज इक्वल टू आ गया 20। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 0.138 इंटू 20। क्वेश्चन में बी की वैल्यू है, विड्थ गिवन है 200 mm एंड जो डी की वैल्यू गिवन है वो है 300 mm। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, न्यूटन mm में आएगी। हमें जो ऑप्शन गिवन है वो है किलो न्यूटन मीटर में, यानी इस वैल्यू को हम क्या है 10⁶ से डिवाइड कर देंगे। और जब हम 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो है 49.68 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर ए है shear force only, बी है बेंडिंग मोमेंट ओनली, सी है बोथ shear force एंड बेंडिंग मोमेंट, डी है बेयरिंग। देखिए डीप बीम क्या होती है, पहले तो वो हम देखते हैं कि डीप बीम के लिए क्या कंडीशन होती है। तो कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके लिए स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो लेस देन 2 है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो इसको हम बोलेंगे डीप बीम। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस बीम की बात की जाए तो कंटिन्यूस बीम के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है वो लेस देन है 2.5, तो उस केस में कंटिन्यूस बीम को हम बोलेंगे। इस टाइप की जो कंटिन्यूस बीम है जिसका स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो 2.5 से लेस देन आ रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे डीप बीम। तो ये डीप बीम की कंडीशंस हैं, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि डीप बीम है या सेलो बीम है। बीम डीप बीम हो या फिर सेलो बीम हो, इसको हम ऑलवेज डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए एंड चेक करते हैं shear के लिए। shear के लिए चेक किया जाता है एंड बेंडिंग मोमेंट में हम डिजाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी बेंडिंग मोमेंट। एक चीज़ जो डीप बीम से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। देखिए जैसे हम सेलो बीम के लिए देख रहे थे WSM में या फिर LSM में जो एजम्पशन थे, जैसे फर्स्ट एजम्पशन की बात की जाए तो वो था कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending, before bending remains plane after bending। ये जो assumption है वो डीप बीम के लिए वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब क्या था, जब ये assumption था यानी प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब था कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस से जो स्ट्रेन वेरी कर रहा था वो लीनियरली वेरी कर रहा था और वैल्यू 0 से इंक्रीज हो रही थी। इसी तरीके से कुछ इसका स्ट्रेन डायग्राम आ रहा था और ये डायग्राम किस पे बेस्ड था, इस अजम्पशन पे बेस्ड था। जब ये अजम्पशन ही डीप बीम में वैलिड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है डीप बीम में वो भी लीनियर नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है डीप बीम के लिए। डीप बीम कोई भी सेक्शन है, कोई भी सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है, वो डीप बीम कब कहलाएगी, वो अपन स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो आता है उससे चेक करते हैं। अगर लेस देन 2 है तो सिंपली सपोर्टेड बीम, इस टाइप की कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसको डीप बीम बोलेंगे। और अगर कंटिन्यूस बीम है तो उस केस में स्पान टू जो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है वो लेस देन 2.5 होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, इनके रेशियो की वैल्यू पूछी जाती है। सेकेंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेलो बीम हो या डीप बीम हो, इसको हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं और shear के लिए चेक करते हैं। जो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग,
ये जो अजम्पशन था WSM में या फिर LSM में, वो डीप बीम के लिए वैलिड नहीं होता। इस वजह से क्या है कि जो स्ट्रेन डायग्राम है या जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, डीप बीम में लीनियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम। ए ऑप्शन है ऑलवेज पासेस थ्रू द फ्लैंज एरिया, बी है ऑलवेज पासेस थ्रू द रिब एरिया, सी है ऑलवेज एट जंक्शन ऑफ रिब एंड फ्लैंज, डी है कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम। देखिए टी बीम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा इसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हम टी बीम में यूज़ करते हैं। टी बीम वो बीम होती है जिसमें क्या होता है कि जो स्लैब और बीम है वो मोनोलिथिकली कनेक्ट हो। इस तरीके से एक बीम होती है जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होती है, स्लैब, और ये क्या है, बीम। इसमें देखिए जो बीम है इसके यहाँ पे हम क्या है, टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके सेंटर से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रिब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रिब। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन बीम वाला, इसको हम रिब बोलते हैं, और ये जो वैल्यू इसको हम फ्लैंज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगर बात की जाए यहाँ से थिकनेस ऑफ फ्लैंज, तो वो क्या होगी, जो स्लैब की थिकनेस है उसके इक्वल होगी। रिब है, रिब की जो डेप्थ है ये वाली होगी यहाँ से लेकर। इफेक्टिव डेप्थ की बात की जाए तो सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर विड्थ ऑफ रिब की बात की जाए तो ये वाली वैल्यू होगी BW, विड्थ ऑफ रिब। ओवरऑल डेप्थ की बात की जाए तो ओवरऑल डेप्थ क्या होगा कि जो कंप्रेशन है, और ये जो वैल्यू आएगी वो होगी ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम। अगर टी बीम की इफेक्टिव डेप्थ की बात की जाए तो ये क्या होगी कि जो टेंसल रेनफोर्समेंट है इसके सेंटर तक की, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी ये होगी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम। ध्यान रखना है यहाँ पे दो इफेक्टिव डेप्थ है। एक तो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रिब, जो तो क्या है फ्लैंज के बॉटम से लेकर और जो टेंशन रेनफोर्समेंट है इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रिब बोलते हैं। और अगर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम की बात की जाए तो ये क्या है कि जो फ्लैंज का टॉप मोस्ट है वहाँ से लेकर और जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के लिए पूछा गया है, तो न्यूट्रल एक्सिस देखिए क्या होता है कि जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो फ्लैंज है उसकी विड्थ क्या है और उसकी डेप्थ क्या है, यानी थिकनेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, या फिर जो रिब है उसकी विड्थ और थिकनेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, फ्लैंज में भी हो सकती है, वो इस जो जंक्शन है फ्लैंज और वेब वहाँ पर भी हो सकती है, और वो क्या है रिब में भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो सेक्शन है उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी जो भी सेक्शन है उसकी डायमेंशन क्या है, बी क्या है, डी क्या है, फ्लैंज की विड्थ क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shear span is defined as the zone where bending moment is 0, B है shear force is constant, C है shear force is 0, D है bending moment is constant। तो shear span वो स्पान होती है जहाँ पे shear force की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा बी, shear force is constant। Next question is effective width of flange of continuous T beam is given by L naught divided by 6 plus BW plus 6 DF, where L naught represents
ए है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, बी है इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम, सी है क्लियर स्पान ऑफ बीम, डी है स्पेसिंग बिटवीन बीम्स। तो जो फ्लेंज है उसकी जो इफेक्टिव विड्थ आती है, इसके लिए जो वैल्यू है टी बीम के केस में वो वैल्यू होती है L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। अगर हम डायग्राम से देखें तो सपोज दैट इस तरीके से इस तरीके से क्या है टी बीम है कोई भी। देखिए यहाँ पे जो स्लैब है वो मोनोलिथिकली जो बीम है उसके साथ क्या है कंबाइंड है। तो इस केस में देखिए जो एंड पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से जो आता है वो होता है एल बीम, और सेंटर में जो बनता है यानी अगर ये हटा दे तो ये क्या हो गया टी बीम। अगर फ्लेंज की बात की जाए तो ये वाला पोर्शन फ्लेंज होता है, तो ये इसकी क्या होती है फ्लेंज की डेप्थ होती है जो किसके इक्वल होती है थिकनेस ऑफ स्लैब। और जो विड्थ है यानी ये जो वैल्यू आ रही है BF ये होता है। तो टी बीम के केस में इसकी वैल्यू होती है L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। BW क्या है यहाँ पे जो वेब है या फिर जो रिब है, इसी को हम क्या बोलते हैं वेब भी बोलते हैं और इसको हम रिब भी बोलते हैं। तो BW है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे विड्थ ऑफ वेब या फिर विड्थ ऑफ रिब। 6DF, DF क्या है यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लेंज या थिकनेस ऑफ स्लैब। ये टी बीम के लिए है। अगर एल बीम की बात की जाए तो एल बीम के केस में ये वैल्यू होती है L0/12 प्लस BW प्लस 3DF। तो ये वैल्यू होती है एल बीम के केस में विड्थ ऑफ फ्लेंज। यहाँ पे देखिए L0 है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जैसे कोई भी बीम है उसमें इस तरीके से डिफ्लेक्शन आ रहा है इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आती है, ये जो डिस्टेंस है इसको L0 बोलते हैं। BW है वो क्या है विड्थ ऑफ फ्लेंज, BW है वो विड्थ ऑफ रिब या विड्थ ऑफ वेब। DF है डेप्थ ऑफ फ्लेंज या थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टी बीम बिहेव एज रेक्टेंगुलर बीम if neutral axis A है remains in the wave, B है remains within the flange, C है coincide with centroid of T section, D है coincide with centroid of reinforcement। तो जो T बीम है ये भी रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव कर सकती है अगर जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या हो कि जो फ्लेंज है उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B, remains within the flange। Next question is the beam outside a wall up to floor level above it known as rafter। B है lintel, C है spandrel beam, D है arch। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, spandrel beam। जो spandrel beam है इसको जनरली हम एक्सटीरियर वॉल पर यूज़ करते हैं और ये वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। ए है गर्डर, बी है फ्लोर बीम, सी है मेन बीम, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है
उसमें जो मेजर बीम होती है उसको हम गर्डर भी बोलते हैं, उसको हम फ्लोर बीम भी बोलते हैं और मेन बीम भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पैक्ट लोड रिजल्ट्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड अप्लाइड। ए है स्टैटिक, बी है डायनेमिक, सी है स्टैटिक एंड डायनेमिक, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पैक्ट लोड क्या होता है। तो जब हम बीएमसी पढ़ते हैं तो उसमें आता है हम जो इम्पैक्ट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। और क्या होता है कि जहाँ पे ब्रेकर लगे होते हैं वहाँ पे जो व्हीकल के टायर्स है वो क्या है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या है जंप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट। तो ये जो शॉर्ट टाइम के लिए जो लोड लगता है, सडनली जो लोड लगता है उसको हम इम्पैक्ट बोलते हैं। तो ये किस टाइप का लोड है, ये एक डायनेमिक लोड है। स्टैटिक लोड क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक लोड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। ये एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब is assumed as A है width of rib, B है depth of rib, C है thickness of concrete topping, D है half the thickness of rib। तो जो टी बीम है उसकी जो फ्लैंज आती है यानी इसके लिए पूछा गया है, तो ये किसकी इक्वल होती है, ये होती है थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट टॉपिंग, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456/2000 the minimum beam width required for a reinforced concrete beam for 2 hours of fire exposure is A है 300 mm, B है 150 mm, C है 200 mm, D है 250 mm। तो ये लास्ट ईयर एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। फायर एक्सपोजर कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है बीम की विड्थ दी गई है, आर्स जो कोड है IS 456। तो अगर 2 आवर्स के लिए फायर एक्सपोजर है तो उस केस में हम जो मिनिमम बीम विड्थ कंसिडर करते हैं वो होती है 200 mm। बाकी आपको टेबल प्रोवाइड है तो उससे आप और भी वैल्यूज याद रख सकते हो। अगर 3 आवर है या 2.5 आवर है तो वैल्यू क्या होगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, the ratio of width of rib to depth of rib for T-beam is generally kept as A है 1/4 to 1/3, B है 1/3 to 2/3, C है 1/2 to 3/4, D है 2/3 to 7 to 8। अब इसके लिए देखिए जो ये width of rib है यानी BW है और जो डेप्थ ऑफ वेब या रिब है इसका रेशो पूछा गया है, तो ये रेशो होता है 1/3 to 2/3, यानी कि जो वेव का या जो रिब की विड्थ आती है वो जो डेप्थ है उसका 1/3 या फिर 2/3 होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टी बीम फॉर डिजाइन पर्पज द वैल्यू ऑफ फ्लैंज विड्थ शुड बी लिस्ट ऑफ ए है 12 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब प्लस विड्थ ऑफ रिब, बी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बीम रिब्स, सी है 1/3 ऑफ इफेक्टिव स्पान ऑफ टी बीम, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो बी एफ की जो वैल्यू आती है विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू आती है टी बीम के लिए, वो डिपेंड करती है कि जो स्पान है वो क्या है, जो वेव है उसकी विड्थ क्या है, इसके अलावा जो थिकनेस है स्लैब की या फिर जो फ्लैंज की विड्थ है वो क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे फ्लैंज विड्थ डिपेंड करती है। और इसकी वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी हो तो उस केस में एक तो हम लेते हैं 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 DF प्लस विड्थ ऑफ रिब यानी BW से एक होता है स्पान का 1/3। नेक्स्ट होता है इसके लिए थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है कि जैसे ये 2 रिब्स हैं
इस साइड भी और इस साइड भी, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाली जो स्पान आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर वैसे देखा जाए तो ये अगर ये स्पान L1 है, ये स्पान L2 है और इसकी जो वैल्यू है वो अक्स मान लीजिए, दोनों की वैल्यू अक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी BW प्लस L1 प्लस L2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो x बाई टू यानी अक्स। तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगी, BF की वैल्यू होगी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेंशन स्टील इन टी बीम इज प्रोवाइडेड देन इट कैन डेवलप ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। द मेन रीजन इज दैट ए है टी बीम हैज़ टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, बी है कंप्रेसिव स्टील इज प्रोवाइडेड, सी है lot of concrete is available to resist compressive when the slab becomes effective part of the beam, D है all of these। तो अगर जो टी बीम है इसमें अगर प्रॉपर हम अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं टेंशन रेनफोर्समेंट की और इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मोमेंट को रजिस्ट कर सकती है, यानी हाई मोमेंट के केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्लैब का जो कंक्रीट है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिव को, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है उसको रजिस्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए टी बीम द विड्थ ऑफ रिब इज इक्वल टू, ए है टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब इंक्लूडिंग कवर, बी है विड्थ ऑफ बीम इन कंप्रेशन जोन, सी है विड्थ ऑफ बीम इन टेंशन जोन, डी है नन ऑफ दीज। तो जो विड्थ ऑफ रिब आ रहा है यानी BW है, ये क्या है, ये होती है विड्थ ऑफ बीम इन टेंशन जोन। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ एल बीम शुड बी लेस देन, ए है 1/6 ऑफ इफेक्टिव स्पान, बी है विड्थ ऑफ रिब प्लस 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ स्लैब, सी है विड्थ ऑफ रिब प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स, डी है लिस्ट ऑफ द अबव। तो इसके लिए भी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन टी बीम इज प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन, ए ऑप्शन है 10% ऑफ द मेन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान, बी है 30% ऑफ मेन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान, सी है 50% ऑफ द मेन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान, डी है 60% ऑफ मेन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान। तो टी बीम में जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी मतलब जो फ्लेंज में आती है उसका जो एरिया है वो होता है शुड नॉट बी लेस देन 60% ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान ऑफ द स्लैब। और ये है इसकी जो अगर डिस्टेंस की बात की जाए कि ये दोनों साइड में कितनी डिस्टेंस तक वेरी करती है, तो ये होती है, इसके लिए अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन L/4, और इस साइड भी क्या होता है, ग्रेटर देन L/4। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। तो यहाँ पर बीम से रिलेटेड जिसमें हम सब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।